अंधेरा इस टाउन को पहले ही निकल चुका था, लेकिन इस बार डर मॉन्स्टर्स का नहीं था। डर उस चीज का था जो अभी अभी पैदा हुई थी। एपिसोड की शुरुआत ही पूरी अफरा तफरी के साथ होती है। फातिमा दर्द से चीख रही होती है। उसकी सांसें बेकाबू हैं। आंखों में ऐसा डर दिख रहा होता है जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे इंसानी दिमाग समझ ही नहीं सकता। वो लगातार एक ही बात बोल रही होती है, बॉयड कहाँ है? और इसी पल से महसूस होने लगता है कि इस बार मामला अलग है, क्योंकि फ्रॉम की दुनिया में जब लोग इतने टूट जाते हैं तब सिर्फ मौत नहीं आती, उससे भी बदतर कुछ आता है। एलिस उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन फातिमा की हालत हर सेकंड और खराब होती जा रही होती है। उसका पूरा शरीर कांप रहा होता है, जैसे उसके अंदर अभी भी कुछ गलत मौजूद हो। उधर केनी बॉयड को ढूंढ रहा होता है। वो अंधेरे टनल में बार बार उसका नाम पुकारता है, बॉयड, लेकिन जवाब नहीं आता। कैमरा धीरे धीरे उस काली सुरंग पर फोकस करता है और तभी ऐसा महसूस होता है जैसे अंधेरे में कोई उन्हें देख रहा। फिर आखिरकार केनी को बॉयड मिल जाता है, लेकिन बॉयड की हालत देखकर उसका दिल बैठ जाता है। उसके चेहरे पर ऐसा डर जमा हुआ होता है जैसे उसने अभी अभी रियलिटी का सबसे भयानक सच देख लिया हो। बॉयड तुरंत केनी को चुप रहने के लिए कहता है, हमें अभी यहां से निकलना होगा। लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाते, अंधेरे में से एक आवाज सुनाई देती है, हेलो केनी। और बस इस एक लाइन के साथ पूरा माहौल जम जाता है, क्योंकि जो चीज उनके सामने खड़ी थी वो मर चुकी थी, या कम से कम सबको ऐसा ही लगा था। केनी की सांसें तेज हो जाती हैं। नहीं, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन बॉयड समझ चुका होता है, वो चीज वापस आ चुकी थी। दोनों भागना शुरू कर देते हैं। पीछे से वो क्रीचर धीरे धीरे उनकी तरफ चल रहा होता है। सबसे डरावनी बात, वो भाग भी नहीं रहा। फ्रॉम के मॉन्स्टर्स कभी जल्दी नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है आखिर में तुम बच नहीं पाओगे। केनी घबराकर बोलता है, हमने इसे जला दिया था, हमने इसे खत्म कर दिया था। और यही एपिसोड पूरी तरह बदल जाता है, क्योंकि बॉयड धीरे से सच बताता है, द बेबी। केनी कुछ सेकंड तक समझ ही नहीं पाता। फिर बॉयड कांपती आवाज में कहता है, मैंने उसे ग्रो होते देखा। पहले बच्चा, फिर वो खड़ा हुआ, और फिर उसने मुस्कुराया। पूरा माहौल अचानक खामोश हो जाता है, क्योंकि अब एक हॉरिफाइंग ट्रूथ सबके सामने था। फातिमा ने इंसानी बच्चे को जन्म नहीं दिया था, उसने एक मॉन्स्टर को जन्म दिया था। और ऑनेस्टली यही वो मोमेंट है जहां फ्रॉम सिर्फ हॉरर शो नहीं रहता, ये साइकोलॉजिकल नाइटमेयर बन जाता है। क्योंकि अब डर बाहर जंगल में नहीं था, डर इंसानों के अंदर पैदा हो रहा था। उधर कॉलोनी हाउस में भी पैनिक फैल चुका होता है। लोग धीरे धीरे वापस आ रहे होते हैं, लेकिन हर चेहरे पर एक ही सवाल लिखा होता है, What the hell is happening? डोना सबको संभालने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन पहली बार उसकी आंखों में भी डर साफ दिख रहा होता है। क्योंकि पहले रूल्स सिंपल थे, रात को मॉन्स्टर्स आते थे, टैलिस्मैन्स प्रोटेक्शन देते थे, दरवाजे बंद रखो और सुबह तक सरवाइव कर जाओ। लेकिन अब रूल्स बदल रहे थे, और शायद टाउन इवॉल्व हो रहा था। उधर एलिस फातिमा के पास बैठा होता है। फातिमा पूरी तरह टूट चुकी होती है। उसकी आंखें खाली लग रही होती हैं, जैसे उसका दिमाग अभी भी उस नाइटमेयर से बाहर नहीं आया। एलिस धीरे से कहता है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दोनों जानते थे वो झूठ बोल रहा था। फिर अचानक फातिमा उससे पूछती है, वो चीज मेरा बच्चा था? और इस सवाल के बाद कमरे में ऐसी खामोशी छा जाती है जो किसी चीख से ज्यादा डरावनी थी, क्योंकि किसी के पास जवाब नहीं था। उधर डोना को पता चलता है कि एल्जिन की हालत बहुत खराब है। जब वो कमरे का दरवाजा खोलती है तो अंदर का दृश्य इंस्टेंटली अनकंफर्टेबल फील होता है। एल्जिन घायल हालत में पड़ा होता है। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा होता है, जैसे उसने भी कुछ ऐसा देख लिया हो जो इंसानी समझ से बाहर है। क्रिस्टी उसका इलाज शुरू करती है, लेकिन एल्जिन मेंटली पूरी तरह टूट चुका होता है।
बॉयड अभी भी उस हॉरिफाइंग ट्रूथ से बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसके दिमाग में बार बार वही सीन घूम रहा था। वो मॉन्स्टर जो एक न्यूबॉर्न बेबी से कुछ ही सेकंड में इंसानी शक्ल वाले क्रीचर में बदल गया था, और अब बॉयड को पहली बार महसूस हो रहा था शायद इन चीजों को हराया ही नहीं जा सकता। इसीलिए अगला सीन इतना हैवी फील होता है। बॉयड केनी को एक हिडन स्टोरेज रूम में ले जाता है और वहां हर तरफ बुलेट्स ही बुलेट्स रखी होती हैं, सालों से टाउन में आने वाली हर गन की बुलेट्स। केनी कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, बॉयड तुम कर क्या रहे हो? लेकिन बॉयड का जवाब सुनकर लिटरली चिल्स आते हैं। वो धीरे से कहता है, मैं बस ये श्योर करना चाहता हूं कि अगर आखिरी वक्त आ जाए तो हमारे पास इनफ हो। इनफ फॉर व्हाट? और फिर बॉयड वो बात बोलता है जिसने पूरे एपिसोड को होपलेस बना दिया। शायद एक दिन हमारे पास सिर्फ एक चॉइस बचेगी, या तो वो चीजें हमें जिंदा नोच डालें, या हम खुद डिसाइड करें कि हमें कैसे मरना है। कमरे में पूरी खामोशी छा जाती है, क्योंकि पहली बार बॉयड ने होप छोड़ दी थी। वही बॉयड जो हमेशा सबको सरवाइव करने की वजह देता था, अब वो खुद एंड की तैयारी कर रहा था। केनी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बॉयड टूट चुका था। उसकी आंखों में वो डर था जो किसी मॉन्स्टर से नहीं, कंप्लीट होपलेसनेस से आता है। फिर केनी धीरे से पॉपुलेशन काउंट बताता है। हम 47 लोग हैं, और बॉयड बस चुप होकर सामने देखता रहता है। 47 लोग, 47 जाने, और शायद 47 फ्यूचर विक्टिम्स। उधर कॉलोनी हाउस में एल्गिन का ट्रीटमेंट चल रहा होता है। उसकी आंख बुरी तरह घायल हो चुकी होती है। क्रिस्टी उसे संभालने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन एल्जिन मेंटली पूरी तरह कोलैप्स कर चुका होता है। वो अभी भी बिलीव कर रहा होता है कि जो वॉइस उससे बात करती थी वो उसे घर पहुंचाने वाली थी। वो वीक आवाज में कहता है, बेबी के बाद हमें घर जाना था। लेकिन क्रिस्टी तुरंत उसकी बात काट देती है। कुछ ने तुमसे झूठ बोला है एल्जिन, और यही फ्रॉम का सबसे डेंजरस एस्पेक्ट है। यहाँ मॉन्स्टर सिर्फ बॉडी अटैक नहीं करते, ये इंसानों के माइंड को करप्ट करते हैं, उन्हें मैनिपुलेट करते हैं, उन्हें फॉल्स होप देते हैं। तभी अचानक बाहर केओस शुरू हो जाता है। तेज ब्रेक्स की आवाज, लोगों की चीखें, और फिर एक हॉरिबल कार क्रैश। बॉयड और बाकी लोग तुरंत बाहर भागते हैं। एक गाड़ी बुरी तरह क्रैश हो चुकी होती है। अंदर एक आदमी फंसा हुआ होता है, और उसकी छोटी बेटी सोफिया पैनिक में रो रही होती है। उसकी गर्दन मेटल में फंसी होती है, सांसें तेज, आंखों में प्योर टेरर। और ऑनेस्टली ये पूरा सीन इमोशनली बहुत हैवी फील होता है, क्योंकि इस टाउन में आने वाला हर नया इंसान अभी नहीं जानता कि उसकी जिंदगी प्रैक्टिकली खत्म हो चुकी है। टाबिथा सोफिया को काम करने की कोशिश करती है। बॉयड खुद उसे रेस्क्यू करने लगता है, लेकिन सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट तब आता है जब सोफिया रोते हुए बार बार सिर्फ एक ही बात बोलती है, प्लीज मेरे डैड को बचा लो। और उस पल बॉयड के चेहरे पर जो एक्सप्रेशन आता है वो सब कुछ कह देता है, क्योंकि वो जानता है इस टाउन में प्रॉमिसेस अक्सर पूरे नहीं होते। फिर धीरे धीरे पता चलता है कि एक्सीडेंट रैंडम नहीं था। सोफिया बताती है कि रोड पर एक पेड़ गिरा हुआ था और उसी को अवॉइड करते हुए उनकी कार क्रैश हुई। और जैसे ही वो ट्री ऑन द रोड बोलती है, ऑडियंस इंस्टेंटली समझ जाती है एक और फैमिली इस नाइटमेयर में फंस चुकी है, क्योंकि फ्रॉम में रोड पर दिखने वाला वो पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं है, वो वार्निंग होता है, नो रिटर्न का संकेत। अब तुम वापस नहीं जा सकते। उधर रात फिर करीब आ रही होती है। टाउन के लोग नए अराइवल्स को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनके खुद के चेहरों पर फियर साफ दिख रहा होता है, क्योंकि अब सिचुएशन पहले जैसी नहीं है। पहले उन्हें लगता था कि रूल्स फिक्स्ड हैं, अब मॉन्स्टर्स बदल रहे हैं, टाउन बदल रहा है, और शायद पूरा नाइटमेयर किसी नए फेज में एंटर कर चुका है। एपिसोड के फाइनल मोमेंट्स में कैमरा धीरे धीरे पूरे टाउन पर घूमता है। डार्क फॉरेस्ट, साइलेंट हाउसेस, स्माइलिंग क्रीचर्स हिडन इन डार्कनेस, और फिर बॉयड का एग्जॉस्टेड चेहरा, एक ऐसा इंसान जो लड़ते लड़ते आखिरकार टूटने लगा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, शायद ये टाउन यही चाहता था, लोगों को मारना नहीं, उन्हें होप लूज करवाना, क्योंकि जिस दिन इंसान उम्मीद छोड़ देता है उस दिन वो अंदर से मर जाता है। और शायद फ्रॉम के मॉन्स्टर्स यही चाहते थे कि इंसान खुद सरेंडर कर दे। लेकिन असली सवाल अभी भी वही था, अगर फातिमा ने मॉन्स्टर को जन्म दिया है तो क्या ये टाउन सिर्फ लोगों को ट्रैप करता है, या फिर ये नई हॉरर्स पैदा कर रहा है? और अगर ऐसा है तो अगला मॉन्स्टर कौन होगा?
क्योंकि अब इस टाउन में कोई भी सेफ नहीं बचा।